हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कोंग द स्कल आइलैंड के बारे में। मूवी शुरू होती है 1944 में, जब एक अमेरिकी पायलट अपनी क्षतिग्रस्त प्लेन से पैराशूट से गिर गया है। समुद्र तट पर उसका सामना एक जापानी पायलट से होता है और वह उससे लड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते उनकी लड़ाई तब अचानक से रुक जाती है जब एक विशालकाय प्राणी कोंग की छाया उनके ऊपर पड़ती है। वह अचानक से उनके सामने आ जाता है। अब उसका खतरा उनके सामने मंडरा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1973 में, जैसे ही वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ, पूर्व ब्रिटिश वायुसेना कप्तान जेम्स कॉनरॉड एक सरकारी एजेंट रांडा द्वारा नियुक्त किया जाता है। कप्तान जेम्स कॉनरॉड को प्रशांत क्षेत्र में एक अभियान का मार्गदर्शन करके एक रहस्यमय अज्ञात क्षेत्र का पता लगाने के लिए कहा जाता है, जिसे स्कल आइलैंड कहा जाता है, जो कि चारों ओर लगातार तूफानों से घिरे होने के कारण उसको कभी भी मानचित्र पर नहीं उकेरा गया था। रांडा स्काई डेविल्स नाम के एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को भी भर्ती करता है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल पैकर्ड और उसके दाहिने हाथ मेजर जैक चैपमैन और कैप्टन कॉल उन्हें द्वीप तक ले जाने के लिए मदद करेंगे। एंटीवार फोटोग्राफर मैसन वीवर भी शामिल हो जाती है, जिसे अभियान की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया है, जबकि वास्तव में वह इसे गुप्त सैन्य अभियान के रूप में उजागर करने की योजना बना रही होती है। स्कल द्वीप पर पहुंचने पर कॉनरॉड की आपत्तियों के बावजूद पैकर्ड के लोगों ने भूकंप विज्ञानी ब्रूक्स द्वारा विकसित विस्फोटकों को गिराना शुरू कर दिया, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जमीन खोखली है। दुर्भाग्य से टीम तब मुश्किल में पड़ जाती है जब वे अचानक से खुद को कोंग नामक एक विशालकाय गोरिल्ला द्वारा हमला करते हुए पाते हैं, जो हेलीकॉप्टरों में से एक पर ताड़ के पेड़ को फेंकता है और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसमें ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। कोंग के उत्पात के दौरान पैकर्ड गुस्से से भरकर विशालकाय गोरिल्ला से आंखें मिलाते हुए उसे घूरता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। सभी हेलीकॉप्टरों को गिराने के बाद कोंग निकल जाता है, जबकि बचे हुए लोग छोटे छोटे समूह में विभाजित हो जाते हैं। बचाव के लिए उनकी एकमात्र उम्मीद एक रेस्क्यू टीम है, जो 3 दिनों में द्वीप के उत्तरी छोर पर उनसे मिलेगी। पैकर्ड बंदूक की नोक पर रैंडा को सच बताने के लिए बोलता है, तो रैंडा एक गुप्त सरकारी संगठन मोनार्क से अपनी संबंध का खुलासा करता है और बताता है कि अभियान का असली उद्देश्य भूले हुए राक्षसों के अस्तित्व का प्रमाण प्राप्त करना है। पैकर्ड और उसके बचे हुए लोग अपने मृत साथियों को दफनाते हैं और चैपमैन सहित अभियान के लापता जीवित सदस्यों की तलाश शुरू करते हैं। रास्ते में उनका सामना एक विशालकाय मकड़ी से होता है, लेकिन इसके बांस जैसे पैरों को काटने पर यह गिर जाती है, जिससे पैकर्ड इसे बंदूक की गोली से खत्म कर देता है। पास की नदी में चैपमैन अपने घावों को धो रहा है और अपने पानी की बोतल को भर रहा है। तभी वहां कोंग आ जाता है। चैपमैन छिप जाता है और देखता है कि हेलीकॉप्टरों के साथ लड़ाई के बाद कोंग अपने घाव की देखभाल करता है, पानी पीता है। जैसे ही कोंग पानी पीता है, उसे अचानक एक स्क्विड की उपस्थिति का एहसास होता है, जो नीचे से उस पर घात लगाकर हमला करता है और विशाल गोरिल्ला का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उससे मुक्त होने और मारने में सफल हो जाता है। फिर वह उसके कुछ हिस्से को खाने लग जाता है और उसके शव को साथ ले जाता है। इसी बीच कॉनरॉड, वीवर, भूकंप विज्ञानी ब्रूक्स और एक जीव विज्ञानी सैन लिन वहां के स्थानीय मूल निवासी ईवी और हैंक मार्लो से मिलते हैं। हैंक मार्लो ये वही लापता पायलट होता है जो 1944 में एक जापानी पायलट गनपेई इकारी के साथ इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मार्लो इन्हें बताता है कि कोंग इस द्वीप का संरक्षक है और मूल निवासियों द्वारा उनकी रक्षा के लिए कोंग की पूजा की जाती है। साथ में वह यह भी बताता है कि यहाँ पर स्कल क्रॉलर रहते हैं, 2 पैरों वाले सांप जैसे दिखने वाले जमीन के नीचे रहने वाले राक्षस हैं, जिन्होंने कोंग के माता पिता और उसकी जाति का वध कर दिया है, जिनमें से अब वह एकमात्र जीवित बचा है। मार्लो ने खुलासा किया कि कोंग ने केवल सबसे बड़े और सबसे घातक स्कल क्रॉलर को बम से जगाने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टरों पर हमला किया था, जिसे मार्लो द बिग वन के नाम से बुलाता है। उसने यह भी खुलासा किया कि अगर कोंग को कुछ हुआ तो द बिग वन द्वीप पर सभी चीजों को मार डालेगा
मूल निवासियों के साथ जुड़ने के बाद वीवर का सामना होता है एक विशालकाय भैंसे से, जो गांव के ठीक बाहर गिरे हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे फंस गया है। वह बड़े जानवर को मुक्त कराने के लिए बेकार संघर्ष करती है। भैंस की चीख सुनकर वहां कोंग आ जाता है और वीवर से नजरें मिलाने से पहले हेलीकॉप्टर उठाकर जानवर को मुक्त करवा देता है और वहां से चला जाता है। मार्लो कॉनरॉड को उसके और इकारी के विमानों के कुछ हिस्से से बनाई गई एक नाव दिखाता है, जिसे वह ग्रे फॉक्स कहता है। वह यह भी बताता है कि इकारी को एक स्कल क्रोलर द्वारा मारने से पहले उनकी दोस्ती हुई थी। अब यह टीम शेष दिन इसे ठीक करने में बिताती है। अपनी टीम के अन्य सदस्यों से संपर्क करने का प्रयास करते समय चैपमैन का सामना मेंटिस से होता है और यह उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जीव मुड़कर दूर जाता है, इससे पहले कि चैपमैन खुद को संभाल पाता, उसे एक स्कल क्रोलर द्वारा खा लिया जाता है, जो उसी के पीछे छिपा हुआ था। उस रात अरोरा की एक लंबी एक्सपोजर तस्वीर लेने की कोशिश करते समय कॉनरॉड वीवर के पास आता है और वीवर को उसके पिता का लाइटर उधार देता है और उसे बताता है कि उसके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। अगले दिन कॉनरॉड का समूह अब काम कर रही नाव में नदी की ओर निकल पड़ता है, जहां वे चारों ओर से साइको वल्चर्स से घिर जाते हैं। उनमें से एक साइको वल्चर नीव को उठा ले जाता है और उसको फाड़ कर निगल जाता है। बचे हुए लोग पैकर्ड के साथ फिर से संगठित होने में कामयाब हो जाते हैं, जो चैपमैन की खोज करने पर जोर देता है, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि वह पहले ही मारा जा चुका है। मार्लो न चाहते हुए भी कॉनरॉड और पैकर्ड दोनों टीम को हड्डियों वाले इलाके में ले जाता है, जो कोंग की प्रजातियों और स्कल क्रोलर के बीच एक भूला हुआ युद्ध क्षेत्र है। टीम को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब वही स्कल क्रोलर जिसने चैपमैन को खाया था वहां पहुंच जाता है और जाने से पहले उसके अवशेषों की उल्टी कर देता है। टीम के छिपने से बाहर आने के बाद स्कल क्रोलर वापस लौट आता है और अपने कैमरे को चालू करने का प्रयास कर रहे रैंडा को खा जाता है और टीम पर हमला कर देता है, जिसमें पैकर्ड के कई लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कॉनरॉड मार्लो की कटाना का उपयोग करके लड़ता है और ली विंग्स के झुंड को मार गिराता है, जो स्कल क्रोलर द्वारा परेशान थे। अंततः वीवर एक विस्फोटक गैस पॉकेट को विस्फोट करने के लिए कॉनरॉड के लाइटर का उपयोग करके उस स्कल क्रोलर को मार देती है। इसके बाद कॉनरॉड द्वारा चैपमैन की मौत के बारे में जानने पर पैकर्ड ने कोंग को मारने और अपने मरे हुए लोगों का बदला लेने की अपनी योजना का खुलासा करता है। ब्रूक्स ये समझाने का प्रयास करता है कि कोंग को मारने से स्कल क्रोलर पागल हो जाएंगे, लेकिन पैकर्ड ने सुनने से इनकार कर दिया होता है। मार्लो ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन पैकर्ड ने उसे एक तरफा कर दिया कि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो वह उसे मार डालेगा। आखिरकार पैकर्ड और उसके लोगों ने कोंग को जाल में फंसाने और उसे मारने के लिए दुर्घटना स्थल पर भारी हथियार बिछा दिए, जबकि कॉनरॉड अपने साथियों को ग्रे फॉक्स पर वापस ले जाने का फैसला करता है ताकि वे रेस्क्यू टीम के साथ मिल सके। बाद में उस रात एक ऊंची चोटी पर आगे का रास्ता तलाशते समय कॉनरॉड और वीवर ने अचानक देखा कि कोंग उनके पास आ रहा है। यह देखने पर कि कोंग वास्तव में एक सौम्य और बुद्धिमान प्राणी है। जब उसने वीवर को अपने चेहरे को छूने की अनुमति दी और उसके वास्तविक शांतिपूर्ण स्वभाव को देखकर उन्होंने हर कीमत पर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अचानक दूर से विस्फोटों की आवाज आती है और खतरे को भांपते हुए कोंग जांच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पैकर्ड के प्रतिशोध के बारे में जानकर कॉनरॉड ब्रूक्स और सेन को नाव पर लौटने का आदेश देता है, जबकि वह और वीवर मार्लो की सहायता से कोंग को बचाने का संकल्प लेते हैं। उसी समय कोंग पैकर्ड और उसके लोगों को एक झील पर पाता है और दूसरी तरफ कर्नल की ओर बढ़ता है। झील में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के बाद पैकर्ड उसमें आग लगा देता है, जिससे कोंग में आग लग जाती है और वह काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर पैकर्ड अपने आदमियों को गिरे हुए कोंग के चारों ओर विस्फोटक लगाने का आदेश देता है,
लेकिन इससे पहले कि वह कोंग को खत्म कर पाता, उसका सामना कॉनरैड, वीवर और मार्लो से हो जाता है। कॉनरैड और वीवर अन्य सैनिकों को कोंग की जान बख्शने के लिए मना लेते हैं, लेकिन पैकर्ड गुस्से में झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे केवल कोंग को मारने की परवाह है और वह अब भी अपने मरे हुए लोगों का प्रतिशोध लेना चाहता है। दुर्भाग्य से उसका यह प्लान तब फेल हो जाता है जब एक विशाल स्कल क्रोलर, जिसे मार्लो द्वारा द बिग वन के रूप में पहचाना जाता है, गिरे हुए कोंग के पास दलदल में झील के नीचे से निकलता है। भयभीत होकर पैकर्ड के लोगों सहित टीम पैकर्ड को छोड़कर भाग जाती है, जो एक आत्मघाती बम विस्फोट में कोंग, बिग वन और खुद को मारने के इरादे से विस्फोटकों को विस्फोट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वह इसमें विस्फोट करता, कोंग को होश आ जाता है और गुस्से में कर्नल को अपनी मुट्ठी से कुचल देता है। घायल होने की वजह से कोंग पर बिग वन हावी हो जाता है और वह जीवित बचे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह उन्हें नदी के किनारे की ओर दौड़ते हुए पकड़ लेता है। कोल रुकने का फैसला करता है और अपने साथियों के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए खुद को हथगोलों से बांध लेता है, ताकि वह कथित तौर पर बिग वन को मार सके। हालांकि बिग वन ने उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया, जिससे पहाड़ से टकराने के कारण हथगोले फट जाते हैं और कोल की उसमें मौत हो जाती है। इससे पहले कि बिग वन जीवित बचे लोगों को मार सके, यह पता चलता है कि कोल के बलिदान ने कोंग को वापस लौटने और दूसरों को बचाने के लिए पर्याप्त समय दिया था, जिससे बिग वन के सर पर कोंग एक विशाल पत्थर से हमला कर देता है। वीवर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाती है और ब्रूक्स और सेन को अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर चलाती है। कोंग बिग वन से लड़ता है और एक समय वह एक कटे हुए पेड़ को बेसबॉल के बल्ले की तरह बिग वन के चेहरे पर वार करता है। हालांकि बिग वन अपनी पूंछ का उपयोग करके कोंग के चारों ओर लपेट लेता है और उसे एक डूबी हुई नाव में फेंक देता है, जहां वह उसकी जंजीरों में उलझ जाता है। जैसे ही बिग वन हत्या के लिए करीब आता है, ब्रूक्स और सेन वहां पहुंच जाते हैं और ग्रे फॉक्स से बिग वन पर गोलियां चला देते हैं, जिससे उसका ध्यान मनुष्य की तरफ चला जाता है। इससे कोंग को मुक्त होने का टाइम मिल जाता है। वीवर बिग वन की कमजोर आंख में एक पर फ्लेयर गन चला देती है और उसे अंधा कर देती है, जबकि कॉनरैड को उसे नाव पर मौजूद लोगों से दूर ले जाने के लिए भागना पड़ता है। एक चेन से जुड़े नाव प्रोपेलर को हथियार के रूप में उपयोग करते हुए कोंग बिग वन को उसके साथ हिट करता है और उस चेन का प्रयोग बिग वन को अपनी तरफ खींचने के लिए करता है। वह बिग वन को उस चट्टान की तरफ फेंक देता है जिस पर वीवर खड़ी होती है, और जिसके परिणाम से वीवर चट्टान से गिर जाती है और नदी में डूबने लगती है। इसके बाद कोंग बिग वन का गला काटने के लिए प्रोपेलर को ब्लेड के रूप में प्रयोग करता है, जिससे बिग वन मारा जाता है। वीवर लगभग डूबने वाली होती है, लेकिन कोंग उसे बचा लेता है। अपने हाथ में बेहोश वीवर को एक क्षण लेने के बाद कोंग पर अचानक बिग वन हमला कर देता है। कोंग वीवर को उसके मुंह से दूर रखने की कोशिश करता है। वीवर को निगलने की कोशिश में बिग वन ने अपनी जीभ कोंग की बाह के चारों तरफ लपेट दी होती है और उसे अपने गले से नीचे खींच लिया होता है। अपनी सारी ताकत जुटाकर कोंग हिंसक तरीके से बिग वन की जीभ और उसके अंदरूनी हिस्सों को फाड़ देता है, जिससे उसकी हमेशा के लिए मौत हो जाती है। इस तरह कोंग अपने माता पिता का बदला ले लेता है। द बिग वन के मारे जाने के बाद कोंग ने वीवर को धीरे से जमीन पर नीचे लेटा दिया होता है, जहां कॉनरैड तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि वह ठीक है। वीवर के होश में आने के बाद कोंग पीछे मुड़ता है और दूर जाने से पहले शांतिपूर्वक जीवित मनुष्यों को जाने देता है। जैसे ही जीवित बचे लोगों को घर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं, कोंग उन्हें दूर से देखता है। उन्हें जाते हुए देखकर कोंग अपनी छाती पीटता है, जीत की दहाड़ लगाता है और खुद को स्कल द्वीप का राजा घोषित करता है। कुछ समय बाद मार्लो घर लौटता है और अपने बड़े हो चुके बेटे से पहली बार मिलने के बाद वह अपनी पत्नी से दोबारा मिलता है। फिर उसे बियर और हॉट डॉग का आनंद लेते हुए टीवी पर अपने लंबे समय से छूटे हुए पसंदीदा खेल देखते हुए दिखाया जाता है।
बाद में कॉनरॉड और वीवर को मोनार्क ने एक कमरे में रखा होता है, जहां ब्रूक्स खुलासा करता है कि उन्हें संगठन द्वारा भर्ती किया गया है। ब्रूक्स और सेन ने उन्हें समझाया कि कोंग दुनिया में घूमने वाला एकमात्र राक्षस नहीं है और इसलिए वह एकमात्र राजा भी नहीं है। फिर उन्हें पुरातत्व फुटेज दिखाई जाती है जिसमें गुफा चित्र दिखाए जाते हैं और इसके बाद यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।